माय नेम इज़ DK और ये हमारी आज दूसरी क्लास है। इससे पहले क्लास मैंने बोर्ड पे नहीं बनाई थी, कुर्सी पे बैठ के बनाई थी और उसमें मैंने कुछ लिखवाया भी नहीं था, बताया भी नहीं था। ये हमारी जो क्लास है ये केवल हमारी जो ऑफलाइन क्लास हुई है हमारे सेंटर में, आज क्या पढ़ाया गया है उसको 10 मिनट में कवर करने का प्रयास मात्र है, तो कृपया सहयोग दें। जब हम आज की हमने क्लास में जाना कि इतिहास का काल विभाजन करते कैसे हैं। काल विभाजन की अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि जो प्राचीन काल है वो गुजर चुका है, सभ्यताएं लुप्त हो चुकी हैं, उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं नष्ट हो चुकी हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही वस्तुएं हमारे पास है, उन्हीं से है इतिहास को जानना है। इसमें भी जब हम इतिहास के काल विभाजन की बात करते हैं तो वो 3 भागों में है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। आधार किस चीज़ को बनाते हैं? लिपि को। लिपि अगर आदि मानव ने शिक्षा अर्जित की है या अपनी बोलचाल की कोई भाषा बनाई है, उसने लिपि बनाई है, तो उस साक्ष्य को हम पढ़ लें। पढ़ने के बाद खुद ही पता कर लें कि ये लोग क्या करते थे, इनका जीवन कैसा था, ये मतलब सामाजिक जीवन कैसा था, खेती करते थे नहीं करते थे, पशुपालन करते थे नहीं करते थे। अगर लिपि मौजूद है तो इतिहास के बारे में जानना आसान होता है। लेकिन क्योंकि इतिहास एक दिन का नहीं है और मानव का जो मतलब विकास है वो बहुत धीरे धीरे हुआ है, फिर भी प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिपि मौजूद नहीं होती, लिपि नहीं है, मतलब मानव केवल अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पढ़ने लिखने जैसी अभी उसके पास समय नहीं है, ना ही वो पढ़ रहा है। इस काल को हम जो कहते हैं वह है प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिसमें लिपि मौजूद तो है लेकिन हम उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो मौजूद है, वे लोग लिपि उनकी अपनी थी, लेकिन हम उसे आज तक नहीं पढ़ सके। तो जब तक हम उनकी लिपि नहीं पढ़ सकते तो उनके बारे में अच्छे से पता नहीं कर सकते। तो ये इतिहास की अपनी समस्याएं हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि मौजूद है पर पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अच्छे से हम पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं, इसी दौरान बौद्ध धर्म अपने चरम स्तर पे है और जैन धर्म। अब बौद्ध धर्म की बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे त्रिपिटक हो गए, जैसे जैन धर्मों की अपनी पुस्तकें हैं। उन्होंने आसपास के समाज के बारे में लिखा, वहाँ से पता लगता है कौन राजा किस क्षेत्र में फैला हुआ है, किसकी विजय हुई और किसका कैसा प्रभाव था, ये सब हम पता कर सकते हैं। पर ये इतिहास का जो अध्ययन है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ी समस्या इस इतिहास के बारे में पता करना है जो लुप्त हो चुका है, तो बहुत कम साक्ष्य में मिलते हैं। फिर जब हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इतिहास को समझने के लिए, इसे आसान बनाने के लिए इसका भी काल विभाजन होता है 3 कालों में: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पाषाण, इसमें जो नया शब्द है पाषाण, पाषाण का अर्थ है पत्थर से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब मानव अभी पत्थर से ही काम चला रहा है। जैसे अगर उसे अग्नि जलानी है तो वो पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसको शिकार करना है तो वह पत्थर का उपयोग कर रहा है। इसका मतलब मानव अपने भरण पोषण हेतु पत्थर पर निर्भर है। इस काल को हम पुरापाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जब हम पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो दुनिया जब से आई होगी तब से लेके आज से मतलब 10,000 BC अभी मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में BC क्या है, चलो बता ही देते हैं। देखो, अगर इतिहास की हम बात करते हैं तो इतिहास मानव का इतिहास है। मानव ने जब से जीवन लिया है और जहाँ तक हम याद रख सकते हैं उसी इतिहास की बात कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है, दुनिया कब से आई और दुनिया कहाँ तक जाएगी, दोनों छोर हैं, ना तो अंत का पता ना आरंभ का पता। इसका मतलब हमें बीच में कोई जंक्शन पॉइंट रखना होगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम इस्तेमाल करते हैं ईसाइयों का है, और इसमें उस जंक्शन पॉइंट को ईसा मसीह के जन्म पे मान लिया गया। ये मान लिया गया कि ईसा मसीह का जन्म जब हुआ उस सदी को हम प्रथम शताब्दी बोल देंगे। उसके बाद की जो घटनाएं हैं हम उसको ईसा मसीह के बाद की घटनाएं बोल देंगे। उससे पूर्व की जो घटनाएं हैं हम उसको ईसा पूर्व की घटनाएं बोल देंगे। लिखने में कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है, इसके बाद की घटनाओं के सामने हम AD लगा देंगे। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी,
मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना, और इससे पहले की जो भी घटना होगी हम उसमें लगा देंगे BC। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना। लेकिन जैसे 10,000 BC लिखा हुआ है, 10,000 BC में आज से हमें पता करना हो 10,000 BC कब की बात है, तो मैं बताऊं, ये जैसे अभी 2024 चल रहा है और ईसा मसीह के जन्म को हुए 2024 साल हो चुके हैं, और इस घटना की जब हम बात करें तो ये कितनी पुरानी है, इसमें आप 10,000 साल आपको और जोड़ने होंगे, तो कितना हो जाएगा, 12,024 साल पहले की ये घटना है। लेकिन मैंने पहले ही बताया, न आरंभ का पता हो और न अंत का पता हो, तब हमें किसी बीच के पॉइंट को आधार मानना होता है। गणित की संख्याओं में भी ऐसा ही होता है। हम एक इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन, बीच में 0 को लेते हैं, इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी। इसी तरह ये अध्ययन का क्रम मात्र है और कुछ नहीं है। चलें, अब इसके बाद जब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, आरंभ से 10,000 BC, फिर आगे गए, इसके बाद 10,000 BC से 6,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है हम उसको मध्य पाषाण काल कह रहे हैं। पाषाण का मतलब है पाषाण से संबंधित उपकरणों का उपयोग हो रहा है। नव पाषाण काल 6,000 BC से 3,000 BC। फिर जब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, तो अध्ययन की सुविधा के हिसाब से इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है वह है पूरा पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर बहुत कम साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, मौजूद भी बहुत कम है। तो इसका मतलब मानव अपना विकास कर रहा है, विकास के क्रम में मानव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और इस क्रम को जो इतिहासकार हैं अलग अलग नामों से जानते हैं मानव के विकास के क्रम में। तो आधुनिक मानव जब आया उसको होमो सैपियंस कहा गया, लेकिन इससे पहले बहुत सारे चरणों से ये गुजरा है। जैसे सबसे पहला चरण ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके बाद होमो इरेक्टस, फिर इसके बाद निएंडरथल, फिर क्रोमोगन, और होमो सैपियंस आधुनिक मानव है जिसको कह सकते हैं सभ्य, जो कृषि कर रहा है, जो आग जला रहा है, जो अपनी रक्षा कर रहा है, जो पशु पालन कर रहा है, वो मानव सबसे निकटता, जो सबसे ज़्यादा निकटता रखता है आधुनिक मानव से, वो होमो सैपियंस है। कभी कभी एग्जाम में ये जो कर्म है ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और पेपर में अचानक से आता है, याद होता नहीं है। बस नंबर उसी के आते हैं हिस्ट्री में जो फैक्ट याद रखता है, बार बार दोहराता है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की विशेषता की, देखो ध्यान से, अभी भी हम पूरा पाषाण काल की विशेषता ही पढ़ रहे हैं। क्या विशेषता है? देखो, अज्यूम किया जा सकता है पत्थर से ज़्यादा क्या करेगा मानव। ये हमारे पास पत्थर है, पत्थर बीचों बीच से हमने तोड़ दिया। बाय द वे, अगर हम ही आदि मानव है और बीचों बीच से तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये एक भाग, ये दूसरा भाग, हमें तो यही लगेगा ना कि बड़ा भाग हमारे लिए उपयोग है। इसका मतलब इस बड़े पत्थर का इस्तेमाल करके वो शिकार कर सकता है, जानवरों को मार सकता है, अपनी सुरक्षा कर सकता है, इससे कुल्हाड़ी बना सकता है किसी लकड़ी में फिट करके। तो ये काम कर रहा है आदि मानव। और पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है? शिकारी जीवन। अभी वह शिकार पर निर्भर है, अभी उसका केवल एक ही काम है, अपने जीवन की रक्षा करना, अभी इसका यही काम है। तो शिकार करेगा, अपने जीवन की सुरक्षा करेगा, और यहाँ करोड़ उपकरणों का मतलब है कुल्हाड़ी बनाएगा, लेकिन पत्थर की है। चापर चैपिंग मिला है इसको, गंडासा, आज का जो गंडासा है, चापर चैपिंग आप उसको कह सकते हैं, पर आज का गंडासा लोहे से बना हुआ है, लकड़ी के धातुओं से, लेकिन तब होता था पत्थर से। चापर चैपिंग के जो प्रमाण हैं इन्हीं को बोल रहे हैं चापर चैपिंग, पत्थरों के उपकरणों को ही। ये पंजाब की सोहन घाटी में मिले हैं, और जो कुल्हाड़ी मिली है मद्रास के पल्लवरम स्थान पे मिली है। इससे ज़्यादा ना ही तो पढ़ना ना ही आता। इसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, इसका मतलब है पूरा पाषाण काल में ज़्यादा विशेषता नहीं है, ज़्यादा कुछ मिल भी नहीं रहा है। पत्थरों से क्या पता करें, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये पता लग सकता है कि वो शिकार कर रहा है, और क्या पता कर सकते हैं। फिर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है? अब देखो, ये जो बड़ा पत्थर था अभी तक ये इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये जो छोटा पत्थर है, छोटा पत्थर, इसको इस्तेमाल कर रहा है। इससे अब वह छोटे पक्षी को मार दे रहा है, उड़ रहा है, फेंक के मार दिया, नीचे गिरा, खाने योग्य भोजन मिला। मछली का शिकार कर रहा है, छोटे, काटने में काम आ रहा है, मांस को छोटा छोटा पीस में काट रहा है। इसका मतलब अब ये जो छोटा
पत्थर है ये उपकरण बनाने में काम आ रहा है, इसीलिए मध्य पाषाण काल की विशेषता पूरा पाषाण काल से अलग हो जाएगी, क्योंकि पत्थर का जो छोटा पार्ट है, जो नुकीला पार्ट है, वह इस्तेमाल हो रहा है। उपकरण माइक्रोलिथ, सल्क, फ्लेक और पक्षी, और मतलब जो है देखो इसको जो है ना फ्लेक मतलब आज का ब्लेड, फ्लेक, सल्क वही छोटा भाग, तो इसका मतलब उसके उपकरण छोटे हो रहे हैं। और कमाल की बात यह है जब अब वो छोटे पक्षियों का, अगर छोटे पक्षियों का शिकार कर रहा है तो अब उसके पास संसाधन ज़्यादा हैं। पहले वह केवल बड़े पशुओं का शिकार कर रहा है, पर बड़े पशु का शिकार आसान नहीं है, वे छुपके जंगल में चले जाते हैं। लेकिन छोटे जो हमारे जानवर होते हैं, जैसे नदी में इतनी मछलियाँ हैं, किसी एक को फेंक के मार दी, निशाना भी सही नहीं है तो तुक्के से भी कोई एक शिकार हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अब उसका जो भरण पोषण है वो अच्छे से हो रहा है, तब वह पशु पालने लगेगा। लेकिन देखो शुरुआत में हम एज्यूम कर सकते हैं पशु कौन सा पालेगा, वही पालेगा ना जिससे फ़ायदा होगा, जिससे खाने की चीज़ें मिलेगी, जो दूध देगा, या जिससे ऊन मिलेगी, या जो काम में आएगा, जैसे कुत्ता पाल लेगा, तो वही तो पशु पालेगा ना। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कॉन्सेप्चुअल कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा जानवर पाल सकता है। शेर थोड़ा ही पाल लेगा, शेर को पाला, पता करा कि शेर को पकड़ के लाए और रात को सबको चट करके चला गया, खुद ही शिकार हो गए, तो ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे जानवरों को पालेगा जिससे उसको लाभ हो। पशुपालन, बागोर, देखो पशुपालन के जो पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न आता है, तो जो बागोर है राजस्थान का, कठोरी नदी के किनारे ये स्थान है, यहाँ पे मिले हैं। और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी पशुपालन के पहले साक्ष्य मिले हैं। फिर इसके बाद आता है नवपाषाण काल। देखो नवपाषाण काल की जब हम बात करते हैं ना, अभी भी पाषाण ही है, लेकिन नवपाषाण काल में चीज़ें और आगे बढ़ चुकी हैं। अब क्योंकि इसने पशुपालन करना सीख लिया, पशुपालन के लिए पहले तो केवल इसे अपना पेट भरना था, अब इसे पशुओं का पेट भरना है। और अगर पशुओं का पेट भरेगा तो इसको चारा चाहिए, तो एक स्थान पर रुकना पड़ेगा। इसका मतलब अस्थायी निवास देखने को मिलेगा। कृषि करेगा, क्योंकि जानवरों को तो लगातार खाना चाहिए, उससे साल भर वहीं रुकना है, तो इसका मतलब कृषि करेगा। और कृषि भी पहले साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, डायरेक्ट प्रश्न है। मेहरगढ़ में पहले साक्ष्य मिलते हैं। और चावल और धान उपजाएगा, इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, लहुरादेव उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पे इसके साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डी हवा भी एक स्थान है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में ही यह स्थान है जहाँ पे चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और कुम्हार की चाक, देखो क्या है, जैसे ही इसने फसल उगानी शुरू की, धान हर मौसम में तो उगता नहीं है, तो क्या होगा, वो धान को सोचेगा कि पूरे साल भर में खा सकूं, इसलिए उसके पास कुछ बर्तन होने चाहिए। और बर्तन बने कैसे, मिट्टी मौजूद है, तो इसीलिए कुम्हार की चाक बनेगी। और कुम्हार की चाक बनने से क्या होगा, मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो जाएंगे। और यही से ही यह मानव एक स्थान पर रुकना शुरू होगा। और स्थायी ग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब आज की जो हमारी क्लास थी, वैसे देखो 1 घंटा लगता है और यहाँ 10 मिनट में शूट हो रही है, तो चीज़ें लिखवाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, समय लगता है। लेकिन आज हमने जो कवर किया, इतिहास का काल विभाजन कैसे होता है, उसके कितने पार्ट हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। फिर पुरा पाषाण काल के भी 3 भाग है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। फिर हमने ये देखा कि मानव का जो क्रम है वह किस तरीके से आधुनिक मानव तक पहुंचा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर निरेंडरथल, फिर क्रोमोगन, फिर होमो सैपियंस, और आधुनिक मानव से इसकी निकटता ज़्यादा है, हमने ये बताया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आए अच्छा हाँ, फिर हमने जो है पुरा पाषाण काल की विशेषता देखी। विशेषता ये थी कि शिकारी जीवन है, करोड़ उपकरण मतलब पत्थर छोटे हो चुके हैं, उनका उपयोग कर रहा है, चापर चैपिंग के प्रमाण मिल रहे हैं। फिर इसके बाद हम कहाँ पहुँचे, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में हमने विशेषता देखी कि उपकरण अब छोटे हो चुके हैं और छोटे उपकरणों को सल्क कहा जा रहा है, पक्षी का शिकार करने में सक्षम है, मछली का शिकार करने में सक्षम है। फिर पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, फिर नवपाषाण काल क्या है, इसका मतलब हम जब कल पढ़ेंगे तो आगे की जो घटनाएं हैं वो हम पढ़ेंगे, हम यहाँ तक का कंप्लीट कर चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय।